नमस्कार, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं महाद्वीप, और महाद्वीप के अंदर इससे पूर्व हमने 4 महाद्वीपों का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो आज हमारा 5वां महाद्वीप है, जिसका हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या स्थिति पाई जाती है, कितने देश हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण यानी खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और कौन सी कक्षा के अंदर यानी कौन से टॉपिक इनके अंदर से यहाँ से यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यानी बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड की या एमए के हों, या चाहे नेट के अंदर आने वाले क्वेश्चन हों, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आने वाले प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे, विशेष तौर पर आगे आने वाली रेल एग्जाम। तो अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मैप के अंदर स्थिति देखते हैं। तो यानी यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है, और इसके अंदर बात करते हैं तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा तो महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और इससे पूर्व यानी जेलैंडिया से पूर्व ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप था। और ये रीड 2011 के अंदर प्रश्न आ चुका है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो उसमें तो ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा महाद्वीप है जेलैंडिया। और जेलैंडिया के यानी हम बात करते हैं उत्तर के अंदर यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर यदि हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुल 22 देश हैं, जिसमें से यदि हम बात करते हैं सबसे बड़ा देश की, तो सबसे बड़ा देश आ जाता है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया। यानी ये वाला जो लगभग संपूर्ण महाद्वीप के अंदर है वो फैला हुआ है, और विश्व के अंदर ये एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग संपूर्ण महाद्वीप को कवर करता है। फिर बात करते हैं सबसे छोटा देश है, ये आ जाता है नौरू देश, सबसे छोटा देश आता है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 85,11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो यदि संपूर्ण स्थलमंडल के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह 5.3% भाग पर फैला हुआ है। अपने ग्लोब के अंदर यानी इसकी स्थिति का यदि आंकलन करें तो ये आज विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के जस्ट दक्षिण के अंदर यानी नीचे हम बातें हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर बात करते हैं तो यानी ये आ जाती मकर रेखा, इसके मध्य में से होकर गुजरती है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की यानी हम बात करते स्थिति तो यानी उत्तर में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्थिति, तो 10 डिग्री उत्तर से लेकर 43 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार का यदि हम देखें तो 113 पूर्वी देशांतर के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो फैला हुआ है। फिर इसकी लोकेशन देखते हैं कि यह जो महाद्वीप है ये प्रशांत महासागर के अंदर फैला हुआ है। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के यानी उत्तर में यदि हम जाते हैं तो ये महाद्वीप आ जाता है कौन सा? इंडोनेशिया महाद्वीप इसके आ जाता है उत्तर के अंदर। थोड़ा सा उत्तर पूर्व के अंदर जाते हैं तो यहाँ पापा न्यूगिनी मुख्य रूप से क्या है? द्वीपीय देश है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ ही मुख्य रूप से क्या है? तिमोर देश की स्थिति है वो यानी इसके उत्तर के अंदर है। यहाँ तिमोर इधर यदि हम देखते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के यानी दक्षिण पूर्व के अंदर यानी ये द्वीप है यानी प्रमुख रूप से कौन सा? न्यूजीलैंड द्वीप। और न्यूजीलैंड द्वीप 2 प्रमुख यानी देशों के अंदर फैला हुआ है। और दक्षिण के और पूर्व में ही यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जेलैंडिया, जिसका हमने वर्णन कर लिया था कि जेलैंडिया महाद्वीप है का 94% भाग जलमग्न है, यानी 6% भाग ही दिखाई
देता है। और फिर यदि हम बात करते हैं, यहाँ नीचे दक्षिण में तस्मान सागर आ जाता है। यदि हम बात करते हैं पूर्व में, पूर्व के अंदर एक सागर है, कोरल सागर है, वो इसके अंदर पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं यानी यहाँ गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया की खाड़ी पाई जाती है, यानी इसके उत्तर में, और यहाँ ही एक आराफुरा सागर यानी यहाँ पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं इसके पश्चिम में, तो ये हिंद महासागर है वो पाया जाता है। और यहाँ कई द्वीप पाए जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं इंडोनेशिया से तो फिलीपींस, और यानी मुख्य रूप से पापा न्यूगिनी आ जाता है, पूर्वी तिमोर आ जाता है, फ्लोर सागर भी इसके यानी उत्तर के अंदर है, बंटुआ देश इसके पूर्व के अंदर स्थित है, और नीचे तस्मानिया यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी एक देश स्थित है। तो ये तो आ जाती है इसकी लोकेशन की बात। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को किस उपनामों से जाना जाता है। तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस इसलिए कहा जाता है कि विश्व में यानी सोने का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक होता है, और ऑस्ट्रेलिया चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें कुलगार्डी की सोने की खानें पाई जाती है, उन पर भी हम अपने डिस्कस करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं द लैंड ऑफ कंगारू, यानी इसका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू, और कंगारू की भूमि, सर्वाधिक कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाए जाते हैं, और वो एक विशेष प्रकार का यानी पशु होता है जिसके आगे के पंजे छोटे होते हैं, उसके बच्चे के डालने के लिए थैली के अंदर यानी डालता है, तो उसका भी अपने डायग्राम उसके अंदर दिखाएंगे। फिर यदि हम बात करते हैं प्यासी भूमि का देश, देखिए ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर महासागर है, फिर भी यहाँ मुख्य रूप से उष्ण शुष्क जलवायु यानी इस क्षेत्र के अंदर अधिकांश क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, और अधिकांश भाग पठारी है, और यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, और पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है हमादा। और ये यानी स्कूल लेक्चर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं, हमादा के नाम से जाना जाता है। तो प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर से लेकर यदि हम दक्षिण के अंदर यदि हम जाते हैं, तो मुख्य रूप से क्या है, यहाँ एक मुख्य रूप से पर्वत श्रेणी पाई जाती है, और उस पर्वत श्रेणी के अंदर यदि उनके यानी ठेठ समानांतर यानी ये पर्वत श्रेणी इसके अंदर फैली हुई है। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे फैली हुई है, और ऑस्ट्रेलिया में हवाएं चलती है पूर्व से पश्चिम, यानी ये हवाएं चलती है पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं चलती है, जिसके कारण क्या होता है कि यानी जो ये पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व के अंदर तो क्या है, बहुत अच्छी खासी वर्षा होती है, और इसी कारण क्या है, ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जो नगर हैं वो इसी तट पर मुख्य रूप से क्या है, पाए जाते हैं। चाहे आप बात करते हैं इसके अंदर सिडनी की बात करो, या कैनबरा की बात करो, या गोल्डन फ्लीस की बात करो, या ब्रिस्टल की बात करो, अधिकांश नगर, क्योंकि ये क्षेत्र है वो कृषि की दृष्टि से भी समृद्ध है, उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है, जलवायु भी अनुकूल पाई जाती है, और जैसे ही यानी इस जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व में जाते हैं तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है, और जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की तरफ जाते हैं तो जलवायु शुष्क होती जाती है, और यहाँ पर ही मुख्य रूप से क्या है, यानी मरुस्थल भी पाए जाते हैं, जिनके अंदर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यानी यहाँ से लगाकर ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो पाया जाता है इस क्षेत्र के अंदर, और जिसके अंदर कई छोटे छोटे मरुस्थल भी इस ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में पाए जाते हैं, जिसके अंदर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यानी ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व के अंदर
क्वींसलैंड राज्य है, यानी यहाँ पर क्वींसलैंड राज्य है और यहीं पर ही विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी क्वींसलैंड का जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। और ये भी अपने बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर भी क्या है, प्रवाल भित्तियां लगती है। तो उसमें ग्रेट बैरियर रीफ जो 1920 किलोमीटर लंबाई के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर क्वींसलैंड के समानांतर है, वो प्रमुख रूप से क्या है, फैली हुई है। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और यदि हम बात करते हैं इस पूर्वी तट पर ही यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो यानी ये तो आ जाता है डेजर्ट इधर, और ये आ जाता है वर्ष की छाया वाला क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर यानी एक मध्यवर्ती बेसिन पाया जाता है। इधर तो क्या होता है, यानी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, इधर ये पर्वत श्रेणी आ जाती है, कौन सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसके बीच वाला भाग ये तंग यानी संकड़ा मैदानी भाग है, और इसके अंदर सबसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा भाग है, और उसके अंदर कहते हैं डाउन्स, यानी डाउन्स का मतलब नीचा। और यहाँ पर ही मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो यानी ये मध्यवर्ती बेसिन है, तो यहाँ ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑर्टिजियन का मतलब पाताल तोड़, और इसके अंदर यानी इतना गहरा है, और डाउन्स का मतलब नीचा। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाए जाते हैं और उनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। कौन से, इस बेल्ट के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर। और यहाँ ऑर्टिजियन कूप पाए जाते हैं, और ये भी रेट 2011 में पाया गया कि विश्व में सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं कौन से देश के अंदर पाए जाते हैं या कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 लाख पाताल तोड़ कुएं क्या है भाई, यानी एक बार कुआं खोदने के बाद स्वतः ही क्या है, भूमि पर जल है वो निकलता रहता है। तो ऐसे कुओं को पाताल तोड़ कुएं या उत्सुत कूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके अंदर बात करते हैं, और यहाँ ये वाला जो है केप वर्डे प्रायद्वीप पाया जाता है इस क्षेत्र के अंदर। और इस प्रकार यदि हम बात करते हैं, ये इधर आ जाता है यानी पूर्वी यानी पापुआ न्यू गिनी, और ये ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली यानी एक जल संधि भी प्रमुख रूप से क्या है, इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। और उस संधि को यदि हम बात करते हैं, टारस जल संधि है, किसको अलग करती है, यदि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जो जल संधि है वो टारस जल संधि करती है। और टारस जल संधि 2 महासागरों को जोड़ती है, एक तो इधर आ जाता है आराफुरा सागर, और एक इधर आ जाता है कोरल सागर। तो कोरल सागर को आराफुरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि है वो टारस जल संधि है, जो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। इससे पहले हमने यानी यहाँ पर भी अफ्रीका महाद्वीप भी यानी स्पेन को अलग, मोरोक्को से अलग करने वाली यानी जल संधि क्या है, ये हमें बताइए, क्योंकि कल इसका हमने डिस्कस किया है। तो इस प्रकार अब हम इसका यानी क्रम वाइज अध्ययन करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हमने डिस्कस कर लिया। फिर यदि हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये इसकी स्थिति आ जाती है। फिर यदि ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है, यानी इसके चारों ओर जल है, जल होता है वो द्वीप। हालांकि द्वीप का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल 10 लाख से अधिक है, तो चूंकि इसकी स्थिति द्वीपीय है तो इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और इसकी खोज की बात करते हैं तो इसके पूर्वी तट का जो हिस्सा है, यहाँ पर सर्वप्रथम में एबल तस्मान यानी 1662 के अंदर, कब 1662 के अंदर यानी यात्रा की और उन्होंने खोज की। उसके बाद कप्तान जेम्स कुक 1769 के अंदर संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और इसको खोज की। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता इन दोनों को माना जाता है, एबल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक को ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, इंडोनेशिया के पूर्व में यदि हम आते हैं तो यानी ये तिमोर आ जाता है। इधर यदि हम बात करते हैं
पापा न्यू गिनी आ जाता है। फिर बात करते हैं उत्तर में सोलोमन आ जाता है और यहाँ बंतुआ आ जाता है इसके अंदर। और फिर यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, यानी यहाँ प्रवासी लोग बहुत ज्यादा आकर बसे हैं, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया से, यहाँ के मूल निवासी को एबोजिन्स कहा जाता है। एबोजिन्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यानी उत्तर से दक्षिण में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी है। यानी ये जो डैश डैश इसके दिखाया गया है यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो उत्तर में लेकर दक्षिण तक यानी पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है। तो हमने डिस्कस किया कि इस क्षेत्र ये जो पर्वत श्रेणी है विश्व की चौथी बड़ी पर्वत श्रेणी है। यदि हम बात करें नंबर 1 तो आ जाती है एंडीज पर्वत श्रेणी जो अमेरिका के अंदर यानी रॉकीज पर्वत श्रेणी। फिर आ जाती है तीसरी अपना हिमालय पर्वत श्रेणी आ जाती है। चौथी आ जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यदि मैं बात करूं कटक यानी हालांकि ये अपना अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में भी कटक पाया जाता है। इसको पर्वत श्रेणी नहीं कह सकते क्योंकि इसका कुछ भाग ही दिखाई देता है। वैसे देखें तो ये मध्य अटलांटिक कटक सबसे लंबा है लेकिन इसका संपूर्ण भाग दिखाई नहीं देता, बीच में कटक इसको यानी मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इससे 2 नदियां निकलती है। एक तो निकलती है मरे नदी। कौन सी नदी निकलती है? मरे नदी निकलती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसके दक्षिण से ही डॉर्लिंग नदी निकलती है। तो मरे और डॉर्लिंग नदी आपस में मिल जाती है तो इसका संयुक्त नाम हो जाता है मरे डॉर्लिंग नदी। और यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे डॉर्लिंग नदी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। फिर आगे हम बात करते हैं मरे डॉर्लिंग घाटी है क्योंकि जब नदी बहेगी तो काफी मात्रा में जलोढ़ पदार्थ लेके आएगी। जलोढ़ मिट्टी जैसे उत्तर भारत के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज नदियां लेके आती है तो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है। और इस क्षेत्र के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और गेहूं के अंदर 2 प्रमुख यानी राज्य है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादन करते हैं। हरित क्रांति से पूर्व भारत ऑस्ट्रेलिया से लाल गेहूं मंगवाता था, यानी ऑस्ट्रेलिया निर्यात करता था। भारत जैसे हरित क्रांति हुई भारत खाद्यान्न में हालांकि वर्तमान में तो आत्मनिर्भर इसके अंदर हो गया है। फिर आगे बात करते हैं पूर्वी तट पर वर्षा अधिक क्योंकि यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व में काफी वर्षा होती है। जैसे जैसे यहाँ की ये वर्ष की छाया प्रदेश आ जाता है और इसके बाद आगे आ जाते हैं तो विक्टोरिया मरुस्थल आ जाता है। तो जैसे जैसे यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा कम होती है। इसका मुख्य रीजन यहाँ हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। तो इसी कारण प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि अधिकांश भाग ये मरुस्थलीय पथरीला मरुस्थल है और वर्षा बहुत ही कम इसके अंदर होती है। जो हमने जिक्र किया मरे डॉर्लिंग का जो मैदानी भाग है और उसमें जो उपजाऊ मिट्टी उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं तो वहां इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है यानी रेवेरिना कहलाती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर यानी जो ग्रेट डॉर्लिंग घाटी के अंदर। फिर बात करते हैं पूर्व तट पर वर्षा अधिक, पश्चिम की तरफ कम, कारण हवाएं पूर्व से पश्चिम में चलती है। दूसरी ये पर्वत श्रेणी भी यानी अवरोध का कार्य करती है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम क्षेत्र पठारी है और एक बड़ा रेगिस्तान है और जिसका नाम है विक्टोरिया मरुस्थल। ये वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। और विक्टोरिया मरुस्थल के अंदर कई छोटे छोटे यानी मरुस्थल पाए जाते हैं जिसके अंदर बात करते हैं तो नंबर 1 आ जाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं गिब्सन डेजर्ट, इसके बाद थर्ड बात करते हैं तो सिम्पसन डेजर्ट। ये तीनों डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के अंदर मुख्य रूप से क्या है आते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी के पश्चिम में ग्रेट विक्टोरिया के मरुस्थल के पूर्व के अंदर, यानी ये तो क्या विक्टोरिया का मरुस्थल यहाँ। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं विक्टोरिया मरुस्थल
और ये ग्रेट ड्यूआर्टिक रेंज के जो बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ यदि हम बात करते हैं तो ये मध्यवर्ती यानी समतल मैदानी भाग है, यानी घाटी है, ये तंग संकड़ी घाटी मैदानी भाग है। और इसको मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। और चूंकि इस क्षेत्र के अंदर मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा भाग है, डाउन्स भाग है, और डाउन्स भाग के अंदर चूंकि इस क्षेत्र के अंदर है यानी डाउन्स घास का शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानी यानी घास भी इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। और इस ऑर्टिजियन बेसिन के अंदर यदि हम बात करते हैं तो उत्सुक कूप या ऑर्टिजियन कूप पाए जाते हैं। ये आपके एमए प्री के अंदर भी लगता है, और ये रीट 2012 में भी आ गया है कि सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं 6 लाख पाताल तोड़ कुएं। तो ये पाताल तोड़ कुएं हैं क्या भाई? तो पाताल तोड़ कुएं यानी एक बार कुएं को खोदने के बाद स्वतः ही भूमि से जल है वो दबाव की वजह से निकलता रहता है, और इसके कारण इस क्षेत्र में यानी कृषि सिंचाई के लिए और उद्योगों के लिए जल का उपयोग है इसके अंदर किया जाता है। तो ये प्रश्न इसके अंदर आ चुका है। तो ये हो गया इसका मुख्य। इसके अलावा दूसरा यदि हम इसके अंदर फैक्टर देखना चाहें तो महत्वपूर्ण तथ्यों पर यदि हम डिस्कस करें, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ चलते हैं। तो आयर झील यानी जो ये जो ऑर्टिजियन बेसिन है ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ एक सबसे बड़ी झील पाई जाती है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे निची गहरी बड़ी झील है। कौन सी? आयर झील, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला भाग है वो पाया जाता है। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में डाउन्सलैंड कहलाता है, यानी नीचा भाग है, डाउन्सलैंड कहलाता है। और हमने डिस्कस भी किया था कि इस डाउन्सलैंड के अंदर क्या है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको हमें किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है घास के मैदान को। तो घास के मैदान हमने इससे पहले भी अध्ययन किया था। अफ्रीका के अंदर हमने अध्ययन किया कि यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहते हैं। तो इसमें नेट के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर और आपकी बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है कि डाउन्स क्या है और शीतोष्ण कटिबंधीय घासों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ श्रृंखला बनाई है, अलग अलग महाद्वीपों के अंदर यदि हम अध्ययन करेंगे, फिर एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में हमने कल जिक्र किया था, वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर यहाँ के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पेरी के नाम से जाना जाता है। यदि हम आगे बात करते हैं अर्जेंटीना, यानी कहाँ रह गया ये दक्षिणी, ये अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपाज के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड, यानी ये रहा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यूक्रेन, यानी यूरोप का देश है, यानी यूक्रेन, ये इधर आ गया यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। और यूक्रेन के पास में हंगरी देश, तो हंगरी में इसको पुस्ताज के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो उन खनिज संसाधनों का यदि हम डिस्कस करें तो सोना, गोल्डन फ्लिस इसलिए तो कहा जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो यानी और मुख्य रूप से जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल के अंदर यानी कालगुडी और कुलगार्डी, ये तो क्या कालगुडी और ये है कुलगार्डी, यहाँ पर सोने की खान है वो पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का उत्पादक
राज्य यानी देश कहा जाता है, और इसी के कारण ही इसका यानी नाम क्या पड़ गया, यानी गोल्डन फ्लीस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर बात करते हैं लोहा पिल्सरा की खान, और पिल्सरा की खान बात करते हैं तो यही ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो क्षेत्र है ये है पिल्सरा, और पिल्सरा के अंदर लोएस के खनिज है वो उत्खनित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूरेनियम की बात करते हैं तो एक तो इस क्षेत्र के अंदर और एक यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जो नहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से यानी बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि जलवायु यहाँ के लिए अनुकूल नहीं है, और जिसके कारण यानी बिखरी हुई जनसंख्या पाई जाती है। तो यूरेनियम के अंदर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया विश्व के अंदर तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वो है। फिर बात करते हैं कि बॉक्साइट के अंदर यारवा की खान केपयार्ड प्रायद्वीप के अंदर, यानी ये केपयार्ड प्रायद्वीप है और यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है यानी ये खान है वो पाई जाती है वारिया खान, और एनिलैंड बॉक्साइट एनिलैंड क्षेत्र है यहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पर भी बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान आता है। इसके अलावा सीसा और जस्ता के उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया का विश्व के अंदर दूसरा स्थान आता है। इसके अलावा अन्य जस्ता, तांबा और चांदी ये माउंट ईसा की खान से, क्योंकि सीसा और जस्ता दोनों जुड़वा खनिज कहा जाता है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर जावर की खान है तो सीसा जस्ता यानी वहां निकलता है, साथ में चांदी भी मुख्य रूप से क्या है यानी उसी खान से निकाली जाती है। तो यहाँ सीसा जस्ता तांबा यूपीएससी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं यानी नेट के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया टारस जल संधि किन दो को अलग करती है, यानी ऑप्शन इसके अंदर दिए गए थे। तो टारस जल संधि मैंने पहले बता दिया ये पापुआ न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसको यानी पतले संकरी जल के द्वारा अलग करने वाली जो संधि है जिसको हम किस नाम से टारस जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो कौन कौन से सागर यानी आराफुरा सागर और कोरल सागर को प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर अलग करता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कॉर्पेट्रिया का मैदान कहलाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया का ये उत्तरी वाला जो क्षेत्र है ये वाला कॉर्पेट्रिया का मैदान, और ये गल्फ ऑफ कॉर्पेट्रिया ये जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये दिखाई देती है ये क्या कहलाती है गल्फ ऑफ कॉर्पेट्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है विशेषकर तौर पर जो क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व के समानांतर यानी विश्व के अंदर परवाल क्या है भित्ति क्या है समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों के समेकन से समुद्र के अंदर जो दीवार बनती है उस दीवार को क्या कहा जाता है परवाल भित्ति। ये बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, और परवाल भित्तियां अनेक जगह पर नहीं पाई जाती, जो हम आगे चैप्टर अध्ययन करेंगे यानी स्टेप बाय स्टेप तो उसके अंदर अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया का यानी पूर्वी हिस्सा है, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर है विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ 1920 किलोमीटर की लंबाई में इसके समानांतर है, इसके क्वींसलैंड के समानांतर है वो उत्तर पूर्व तट पर पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित देश न्यूजीलैंड, यानी ये दक्षिण पूर्व में स्थित देश है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। उत्तर ब्रिटेन तो यूरोप का है, लेकिन दक्षिण का ब्रिटेन की यदि हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
वो क्या है, यानी प्रतिवर्ष उत्तर की तरफ प्रतिस्थापन कर रहा है और ये प्रतिस्थापन की दर सर्वाधिक है। कई तो मानते हैं कि 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष दर से दर रहा है, लेकिन मैं यानी कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति दर से ऑस्ट्रेलिया उत्तर की तरफ है यानी प्रतिस्थापन कर रहा है। जैसे इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ है यानी तिब्बत और चीन प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण अपने भूकंप आते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या है, यानी एक समय ऐसा आएगा कि इसमें मकर रेखा के उत्तर में यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ क्रिसमस है, यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर आती है। अपने उत्तर भारत में शीत ऋतु के अंदर यानी क्रिसमस आती है 21 दिसंबर को, उसमें यहाँ गर्मी होती है। तो इस पर भी हमने बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एवं बंदरगाह नगर है भाई सिडनी। कहाँ है सिडनी? ये रहा सिडनी। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। फिर यदि हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रति व्यक्ति आय के 2014 के आंकड़े देखें तो चौथा स्थान आता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मात्र 2 करोड़ 42 लाख है। और यदि हम बात करते हैं, भारत प्रति वर्ष 1 ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि यानी भारत में यानी 2 करोड़ 42 लाख से अधिक जनसंख्या है, वो प्रतिवर्ष उत्पन्न हो जाती है। तभी तो कहा जाता है कि भारत प्रतिवर्ष 1 ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या पैदा कर देता है। फिर हम बात करते हैं, एक टर्म्स पूछी जाती है ओशनिया। ओशनिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ओशनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये प्रशांत महासागर के द्वीप हैं, चाहे आपका पापुआ न्यूगिनी हो, इंडोनेशिया हो या तिमोर हो या बंटुआ हो, यानी ये जो वाला जो सारा का जो क्षेत्र है ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ओशनिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के तटीय द्वीप यानी इसके अंदर ओशनिया में शामिल किए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूंकि मरुस्थलीय डेजर्ट है तो वहां भेड़ पालन किया जाता है और वहां की एक प्रसिद्ध भेड़ है यानी कौन सी? मेरिनो भेड़। और इसी मेरिनो भेड़ के कारण ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन और निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया करता है। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि चौंकला या भारतीय मेरिनो या शेखावाटी भेड़ कौन से जिलों के अंदर प्रमुखता पाई जाती है? तो इसका उत्तर आप कमेंट माध्यम से दें ताकि यानी कुछ आपकी भी साथ साथ के अंदर तैयारी हो। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का राज्य पशु मैंने बता दिया कंगारू, और कंगारू को राज्य पशु है। वहीं यदि हम न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो कीवी को कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के यानी दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है। फिर अब आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो एक स्थिर भूखंड है जिसके कारण यहाँ किसी प्रकार की कोई सक्रिय ज्वालामुखी है वो नहीं पाई जाती। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कौन सी? कैनबरा, यानी ये है कैनबरा। तो कैनबरा समुद्र तट पर न होकर समुद्र के अंदर है। जैसे बीजिंग चीन की राजधानी समुद्र तट पर है, इंग्लैंड की राजधानी है वो भी तट के ऊपर मुख्य रूप से क्या है? स्थित है। तो ये थोड़ा सा अंदर है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। वहीं न्यूजीलैंड की राजधानी बात करते हैं, वेलिंगटन को मुख्य रूप से क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहा जाता है। फिर बात करते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर 2 प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं, यानी यहाँ देखें 2 बड़े द्वीप पाए जाते हैं और इन द्वीपों को जो अलग करने वाली जो संधि है वो कुक संधि के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर यदि हम बात करते हैं यानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है भाई, यानी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मार्ग, जो यानी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल के अंदर यानी बड़ा देश है पर्थ, और पर्थ को यह सिडनी से जोड़ता है, यानी पर्थ से
कालगार्डी कुलगार्डी होते हुए मुख्य रूप से क्या है पोर्ट ऑगस्टा होते हुए यानी सिडनी तक जोड़ता है। यानी पश्चिम को यानी पूर्व में सिडनी से जोड़ता है। यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो मुख्य ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो मार्ग है जो यानी संपूर्णतः पूरे महाद्वीप के अंदर पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है, पश्चिम में पर्थ है और पूर्व में सिडनी को प्रमुख रूप से क्या है जोड़ता है। अब मैं एक थोड़ी सी रोचक बात आपको बताता हूं कि 1961 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे हेराल्ड हॉल्स, और हेराल्ड हॉल्स चूंकि यानी समुद्र के अंदर घूमने के लिए गए थे और वहां संयोग क्या हुआ कि वो वहां यानी लापता हो गए। बाद में रिसर्च हुआ तो यानी पता चला कि वो समुद्र के अंदर यानी जल डूब गए। तो इस प्रकार आज हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका अपना चैनल है तो इसके माध्यम से यानी आप स्टडी करेंगे तो जैसे बीए पार्ट फर्स्ट का हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके लिए चाहे आपका भौतिक भूगोल हो या संसाधन हो पर्यावरण भूगोल दोनों के लिए ये चीजें बड़ी कारगर साबित होगी। तभी मैंने सोचा कि यानी बीए पार्ट फर्स्ट के चैप्टर शुरू करने से पहले यानी भूगोल का एक बेसिक परिचय विद्यार्थियों को करवा दिया जाए ताकि वो साथ साथ में यानी कंपटीशन की तैयारी करें और उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हों। तो इनको आप वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।